ओम शांति, नमस्कार। स्वागत है आपका एक मुलाकात में। दोस्तों कहते हैं जो नशा जो खुशी है किसी का दर्द मिटाने में, वो नशा और खुशी कहाँ ज़माने में। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ हैं सबका दर्द मिटाने वाले, सबको मुस्कान देने वाले डॉक्टर अशोक मेहता जी। आप भारत और विश्व के जाने माने कैंसर सर्जन हैं। मुंबई से हैं आप। आपने 30 वर्ष टाटा में, साथ ही आपने नानावटी में, जसलोक में अपनी सेवाएं दी हैं और मुख्य सर्जन के रूप में आपने अपनी भूमिका निभाई है। साथ ही आपको भारत का सबसे जो विशिष्ट मेडिकल अवार्ड है डॉक्टर BC रॉय अवार्ड, वो भी आपको प्राप्त है। आप विहासा वैल्यू एजुकेशन के जो हैं इन मेडिकल हेल्थ केयर, आप उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही आप ब्रह्मा कुमारी इसके जो ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा मुंबई में मैनेज होता था BSES MG हॉस्पिटल, उसके भी आप डायरेक्टर रहे हैं। सारा विश्व आपने सेवाएं दी हैं एक मेडिकल सर्जन के रूप में। लाखों करोड़ों तक आपने अपनी सेवाओं के द्वारा उनकी जिंदगी को संवारा है और बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं स्टूडियो में। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। बड़ी खुशी है कि आप जैसी महान शख्सियत आज हमारे बीच है। मैं आपको देखता हूं तो मुझे सदियों पहले के, युगों पहले के वो ऋषि नजर आ जाते हैं जो आध्यात्म में और जीवन के विज्ञान में, वो मेडिकल के विज्ञान में बहुत उन्नत थे और एक संपूर्ण जीवन को जानते थे और सबकी मदद करते थे। और आपको देख के मुझे सदा वैसा ही महसूस होता है और आज मैं अपनी खुशी बयान ही कर सकता हूं कि आप हमारे साथ। तो क्या आनंद मिलता है सबका दर्द मिटाने में। द ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज। आपकी दृष्टि इतनी सुंदर है, आपको सब अच्छा दिखाई पड़ता है। मेरे अंदर आपको एंशिएंट ऋषि दिखाई पड़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे भारत के अंदर तंबाकू बहुत लोग खाते हैं। ऐसा तंबाकू खाना एक नॉर्मल माना जाता है। खास तौर पे जो लोअर क्लासेस होते हैं, वो जो श्रमजीवी होते हैं, वो तंबाकू खाने से उनको शायद भूख नहीं लगती और थोड़ा नशा भी रहता है। बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। ये जो तंबाकू का व्यसन है, ये सबसे ज़्यादा कैंसर के लिए कारणभूत है। मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, फिर गले का कैंसर होता है क्योंकि तंबाकू का रस गले के अंदर जाता है। स्मोकिंग करते हैं तो उसका धुआं जाता है और वो फेफड़े तक भी पहुंचता है, तो फेफड़े में भी कैंसर होता है। और अन्न नली के अंदर भी तंबाकू की वजह से कैंसर होता है। तो मैं समझता हूँ ये लाइफस्टाइल हमें बदलनी चाहिए। तंबाकू के ऊपर तो रोक लगानी चाहिए, लेकिन लाखों लोगों का जीवन उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो बैन तो हो नहीं सकता है। लेकिन एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन से शायद हम इस कैंसर पर काबू कर पाएँ। माताओं में खास करके पहले ऐसा माना जाता था कि गर्भाशय के मुख के ऊपर सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा होता है जी, क्योंकि प्रेगनेंसीज ज़्यादा होती थी, बच्चे ज़्यादा पैदा करते थे और हर चाइल्ड बर्थ में वहाँ इंजरी होती थी और इन्फेक्शन होता था गर्भाशय के मुख पर जी। तो उस कैंसर सबसे ज़्यादा होता था। लेकिन अभी पिछले 15-20 साल के अंदर स्तन का कैंसर का प्रमाण भारत में बढ़ गया है जी। तो ये दोनों कैंसर बहुत इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं। जैसे गर्भाशय का मुख का कैंसर है, उसको हम जैसे स्पेक्युलम डाल के देखते हैं जी, तो देख सकते हैं और उसके ऊपर से टेस्ट लेते हैं, उसको स्मीयर बोलते हैं, पेप स्मीयर बोलते हैं। स्क्रैपिंग करके उसका टेस्ट कर सकते हैं, जो बहुत मामूली काम है। और इससे आप कैंसर 5 से 10 साल के पहले उसका चेंजेस शुरुआत होती है, तो पता चल जाता है कि ये महिला को कैंसर होने की शक्यता ज़्यादा रहती है। तो वो जो कैंसर है वो शुरू में बहुत इन साइटू होता है, मतलब उसी जगह पे होता है। आप उस भाग को यदि जला दो, काट दो या गर्भाशय निकाल दो तो अच्छा हो जाता है। कैंसर बढ़ता है तो आजू बाजू के हिस्सों में फैलता है। कैंसर से लोग घबराते हैं क्यों? क्योंकि कैंसर एक जगह पे शुरुआत होती है और फिर स्प्रेड होता है, फैलता है। पहले आजू बाजू के हिस्सों में फैलता है और बाद में गांठों में, जो हम लिम्फेटिक ड्रेनेज कहते हैं, लिम्फ नोड्स में जाता है और फिर शरीर के दूसरे अवयवों में जाता है। तो इसी कारण से कैंसर के बारे में ऐसा माना जाता है कि कैंसर माना कैंसल या माना जिंदगी का धोखा। तो ये
इसके कारण तो मैं समझता हूँ कि जो महिलाओं को हर साल 35-40 के बाद चेकअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए, और गर्भाशय का मुख का कैंसर के लिए गायनेकोलॉजिस्ट बहनें उनको यदि चेक करे पेप्समियर तो ज़रूर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर गठान होती है, जो गठान जिसको हम लंप इन द ब्रेस्ट कहते हैं जी। वो पहले बहुत छोटा होता है और फिर आस्ते आस्ते बढ़ता जाता है। उस लंप को होने में भी करीब 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल लगते हैं। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट होता है, लेकिन जब शुरुआत होती है तो यदि हम एक्सरे, जिसको हम मेमोग्राफी कहते हैं, निकाले तो देखा जा सकता है। मशीन्स हमारी आजकल तो सोफिस्टिकेशन बढ़ता जा रहा है, पर सोफिस्टिकेशन के साथ में कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो भारत के अंदर शायद मेमोग्राफी इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है जी। आम जनता के लिए, लेकिन सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद की स्तन का परीक्षण खुद के हाथों से करना, जैसे इस तरह से क्लॉकवाइज और पूरी ब्रेस्ट को महीना में एक बार चेक करना चाहिए, पीरियड के बाद में, 5-6 दिन के बाद में, 1 हफ्ते के बाद में। यदि कुछ एबनॉर्मलिटी पता चले तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत आसान है। ये जो कैंसर है इसका केवल लाइफस्टाइल से संबंध है या हमारी सोच, हम कितने स्ट्रेस में रहते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं, और उससे भी कुछ रिश्ता है इसका? देखिए, आजकल सब स्ट्रेस में रहते हैं, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, कोई स्ट्रेस के बिना तो रहता नहीं। और ये सच है कि लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है और स्ट्रेस का रोल ज़रूर है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि खाली स्ट्रेस की वजह से। जैसे लाइफस्टाइल के अंदर हमारा भोजन भी आता है जी। जैसे हम वेजिटेरियन होते हैं तो हमारे अंदर आंतड़ा के कैंसर कम होते हैं, क्योंकि हमारा जो मल होता है वो ज़्यादा प्रमाण में होता है और हमारा पेट हमेशा रोज साफ हो जाता है। जी। ऐसे देश थे, ऐसे पश्चिम के अंदर कई लोग आज जो खाते हैं वो 1 हफ्ते के बाद में निकलता है। वो बहुत लो वॉल्यूम स्टूल्स होते हैं उनके। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले के ज़माने में बहुत रेड मीट खाते थे तो उससे आंतड़ा के कैंसर ज़्यादा होते थे। जापान के अंदर पहले कहते थे स्मोक्ड फिश खाने से स्टमक का कैंसर ज़्यादा होता था। तो इस प्रमाण में भोजन का असर शरीर पर जरूर पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, इन सब वैल्यूज़ को लेके आप इतनी अच्छी हेल्थ केयर देते हैं, लोगों की ज़िंदगी खिलती है, उनको ज़िंदगी वापस आने में इतनी खुशी होती है कि आपको ज़िंदगी बचाने में ज़्यादा खुशी होती है? दोनों को। हम जब हमारे पेशेंट को देखते हैं तो लॉन्ग टर्म फॉलोअप कैंसर के अंदर बहुत अगत्य का है कि हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको पहले 3-3 महीने में देखते हैं, उसके बाद में 2-3 साल के बाद में 4 महीने, उसके बाद में 6 महीने, 5 साल के बाद में शायद 1 साल में एक बार, लेकिन देखना ज़रूर है फॉलोअप। क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है कि जैसे एक स्तन में है तो दूसरे स्तन में भी जा सकती है, एक गाल में है तो दूसरे गाल में भी जा सकती है। तो और कई कैंसर्स इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो उनको ओवरिस का कैंसर हो सकता है, आंतड़ा का, बड़े आंतड़ा का कैंसर हो सकता है। तो इससे फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉलोअप के अंदर हम जैसे एक परिवार के सभ्य बन जाते हैं जी। हमारा नाता एक दूसरों से बहुत प्यार का होता है, इसीलिए आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। पेशेंट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो मुख्य प्रशासिका थी, अभी वो नहीं है, दादी हृदय मोहिनी जी, हम प्यार से दादी गुलजार जी कहते थे, आपने उनका 80s में आपने उनका इलाज किया था, उनकी सर्जरी की थी, और उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि सबने उनसे बहुत पाया और आपके साथ उनका बहुत प्रेम का नाता था। मैं तो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में उनके वजह से तो आया जी। जब पहली बार दादी जी हमारे पास आई तो मैं ब्रह्मा कुमारी को जानता नहीं था। उनके सफ़ेद वस्त्र देखा और उनका चेहरे से ऐसा लगा ये कोई महान सन्यासी नहीं है, क्योंकि हमें मतलब पता नहीं था ब्रह्मा कुमारी कौन है। और मुझे एक समझो एक वरदान ही था, मैं बहुत मुनि महाराज और सन्यासियों की ट्रीटमेंट करता था जी। क्योंकि मैं सोचता था कि परमात्मा की शोध में इन्होंने पूरा जीवन अर्पण कर दिया है, मुझे परमात्मा की खोज की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं कर पाता हूँ। तो
मेरे साथ बहुत उनकी उत्तम जीवन है, जी। तो मैं एक चीज़ जरूर कर सकता हूँ, उनकी सेवा कर सकता हूँ। तो मुझे इस सेवा का बहुत शौक था। तो जब आई तो मैं बहुत प्यार से उनको देखा, और किसी ने मुझे बताया नहीं ये कौन है। उनके साथ में 3 भाई आए थे और एक बहन थी, और फिर मुझे कहा गया था कि उनको स्तन का कैंसर है और डायग्नोसिस हुआ था, मुझे उनको देखना था। मैंने उनको देखा। देखने के बाद में हमारी जो कुछ वेस्टर्न ट्रेनिंग होती है, तो हम हमेशा जी। हमारा ज्ञान उनको इन्फॉर्मेशन के रूप में देना चाहिए। तो हमने उनको पूछा, आपका कोई प्रश्न है क्या, कि आपको कैंसर है? उन्होंने कहा कोई प्रश्न नहीं है। आपको कब ऑपरेशन कराना चाहेंगे, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, कब चाहेंगे कि करें? तो बोला कल कर दो। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अजीब सा है, नहीं तो बहुत प्रश्न होते हैं जी। कौन सा स्टेज है, आप क्या करेंगे, कितने दिन रहना पड़ेगा, आदि आदि बहुत प्रश्न होते हैं। इन्होंने एक भी प्रश्न नहीं सहज पूछा। स्वीकार जो है उसके साथ कोई क्वेश्चन ही नहीं। सरलता। सरलता। एक तो प्रश्नचित नहीं, प्रसन्नचित सदा। मुझे पहला अनुभव हुआ कि दादी जी ने कुछ प्रश्न नहीं पूछा, और दूसरे दिन हमने उनका ऑपरेशन तय किया। जी। तो जैसे मैंने सोचा था, जब सन्यासी आते हैं तो नॉर्मली हम उनको जहाँ खर्चा नहीं होता है वहाँ रखते हैं। जी। तो उन्होंने कहा, शाम को मुझे पता चला कि उनको तो सबसे ऊंचा डीलक्स क्लास होता है, उनमें दाखिल किया था। मैंने सोचा ये शायद अगत्य की व्यक्ति है। तो दूसरे दिन उनका ऑपरेशन रखा था, तो मैं सुबह में 7:30 बजे अस्पताल जाता था। तो एक को 2 पेशेंट को देख के 8 बजे ऑपरेशन रखा था। तो मैं जब कोई पेशेंट का एक्सरे देखता था, उस मेरी पीठ के पीछे एक दूसरी महान व्यक्ति खड़ी थी। जी। मैंने जब नज़र दिखाई तो वहाँ हमारी दादी प्रकाशमणि जी थी। मैं उनको जानता नहीं था, ना किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने सोचा, मैंने उनको पूछा कि आप यहाँ क्यों आना हुआ? तो उन्होंने कहा, ये मेरी सखी का ऑपरेशन आप आज करने जा रहे हैं, तो मैं खास उसके लिए पंजाब से आई हूँ, और शाम को मुझे आबू जाना है। जी। तो मुझे भी अजीब लगा कि जब तक मुझे मालूम नहीं था कि, तो मैंने सोचा कि आपने इतनी तकलीफ क्यों ली, ऐसा हंसते हंसते कहा। तो बाद में पता चला कि दादी प्रकाशमणि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन चीफ जी, उस समय चीफ थी। और दादी गुलजार, तो उनका तो कोई एक रोल ही अलग था। जी। 1 in 6 बिलियन थी। जी। तो मुझे तो जब 10 दिन अस्पताल में रही दादी, तो हमारा इंटरेक्शन सुबह में मैं जाता था, उनको पूछता था कि आप कैसे हैं, तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हूँ। आगे जैसे बढ़ता है तो बातें पीछे रह जाती है, लेकिन जब यहाँ आया तो ये उजागर हुआ कि ये सेवा का मौका है। बिल्कुल, ऐसा एकदम क्लिक हुआ। हाँ। एकदम और मन में। इसके लिए उसके लिए फिर हमारे जो भाई साहब है निर्वर भाई जी, उनको भी एंजाइना हुआ था उसी दिन, तो उनका फिर बम्बई में ऑपरेशन हुआ। और उस दरमियान कुछ बातें ऐसी हुई कि हमारे जो दादा वाटुमल थे उनको मिलने आए, और उनके साथ बात करते करते उन्होंने कहा, हमारी इच्छा है कि हम अस्पताल बनाएं आबू में। जी। और दादा वाटुमल की इच्छा थी कि कुछ ब्रह्मा कुमारी इसके लिए हम कुछ अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाए। तो उनकी इच्छा थी कि विमेंस एजुकेशन में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, पर भाई साहब ने कहा कि नहीं, हमें अस्पताल बनाने की इच्छा है। ये जो आपस में थोड़ी बातें हुई थी उसके वजह से, और फिर हम और दादा वाटुमल को यहाँ आना हुआ 3 महीने के बाद में, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम अस्पताल के लिए दान देंगे। इस तरह से, और ये क्षेत्र में मेडिकल सेवाएं आबू के आसपास बहुत ना के बराबर थी, तो बहुत ज़रूरत भी थी। तो मतलब ब्यूटी ये थी कि आबू के अंदर जो आबादी है 20,000 की है जी, और सालों से 20,000 की है। तो यहाँ तो अस्पताल बनाना है तो 10 बेड से ज़्यादा अस्पताल नहीं बना सकते अकॉर्डिंग टू द रूल बुक्स। तो उन्होंने कहा आपको यहाँ बनानी तो 10 बेड की अस्पताल। हमने कहा हमको तो यहाँ मिशन अस्पताल बनानी है ब्रह्मा कुमारी के साथ में। जैसे वेलोर में क्रिश्चियन मिशन की बड़ी अस्पताल है, वो आज से 100 साल के पहले छोटे गांव में शुरुआत हुई थी, हमें भी इस तरह से यहाँ शुरुआत करनी है। तो
उन्होंने कहा ठीक है, तो आप एक काम करें 30 बेड की। उनको कहा कि 30 बेड के अंदर भी हम काम नहीं कर सकते, हमको ज़्यादा बड़ी बनानी है। तो उन्होंने कहा 70 बेड से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, 70 बेड्स। फिर हमने जाके जो प्लानिंग किया उसके अंदर 125 बेड की अस्पताल बनाई, क्योंकि एक्सपेंशन तो ज़रूरी पड़ेगा। लेकिन जैसे समय की आज ये अस्पताल के अंदर पूरी सब फैसिलिटीज़ है। शहर के लिए माउंट आबू के लिए तो ये एक दुआ है जी। और अभी तो माउंट आबू के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, उसके वजह से आबू की तेलेटी के अंदर ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है, आई अस्पताल बनी हुई है और काफ़ी सेवाएं हो रही है। और ट्रॉमा सेंटर के अंदर जैसे आजकल रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जाते हैं, तो इस सेवाओं की बहुत ज़रूरत है। देखिए कितना अच्छा, सेवा भावी भावनाओं से भरी हुई आत्माएं जब मिलते हैं, लोग मिलते हैं, आपके अंदर सेवा भावनाएं, खूबा दादा, वाटुमल दादा, उनके अंदर सेवा की भावना, इधर निर्वैर भय ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर सेवा की भावना, तो सब सेवाओं की जो भावनाएं मिली आपस में, तो कितना उससे हमें सेवा हो रही। तो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चिंतन जी। मैं ब्रह्मा कुमारी से बारे में कई लोग मेरे को पूछते हैं आप ब्रह्मा कुमारी में कैसे चले गए, क्योंकि उसके पहले हम ओशो में जा रहे थे जी। ओशो मुझे बहुत प्रिय था, क्योंकि उनकी वाणी बहुत प्रभावित थी और हर आध्यात्मिक के हर पहलू पर बोलते थे। जैसे जैनिज्म पर बोलते थे, वेदों पर बोलते थे, जो भी गुरु हो गए मीरा के ऊपर बोलते थे जी। तो मुझे बहुत प्रिय लगते थे। तो जैसे हमें किसी ने तैयार किया और फिर हम ब्रह्मा कुमारी में आए और परमात्मा मिले। जब पहली बार पता चला कि दादी के पास हमें लेके गए, अव्यक्त बाप दादा का परमात्मा अवतरण हुआ था, तो उस टाइम हमें मालूम नहीं था ये क्या है। लेकिन जैसे हम गए और फिर बाद में पढ़ाई की, ज्ञान दिया, तो बहुत अच्छा लगा और हम फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए। ढूंढते थे परमात्मा को, तो पहुंच गए परमात्मा के पास। और देखिए कितना अच्छा, सेवा जो है वो कहाँ से कहाँ तक लेकर गई आपकी। अब मैं अगर ऐसे साक्षी दृष्टा होकर देखूं तो आपके जीवन में ज्ञान तो है, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, आध्यात्मिक आत्मिक चेतना के स्तर पे, मेडिकल स्तर पे, योगी आपका जीवन है, सेवा आपके जीवन में, इतनी अच्छी धारणाएं हैं, तो एक संपूर्ण जीवन की जो तस्वीर है वो आपके जीवन में मिलती है। लेकिन यहाँ का जो परमात्मा ज्ञान जी और आत्मा का ज्ञान है, ये सबसे प्रिय है। और खुशी, जीवन में जो खुशी मिलती है यहाँ मिलती है जी। तो मैंने देखा कि हमने तो कई धर्म गुरुओं के पास गए, सब प्यारे थे जी। लेकिन यहाँ परमात्मा के पास आते हैं तो सब छोटे लगते हैं, क्योंकि स्वयं से चेतना जो है स्वयं के सत्य स्वरूप से जुड़ती है, परमात्मा के सत्य स्वरूप से जुड़ती, तो एक जीवन एक अलग ही और हमारा जीवन परिवर्तन होता है जी। धारणा में वो चीज जो है वो धारणा में उतर आती है। संस्कार परिवर्तन तो बहुत डिफिकल्ट है। जैसे हमारा स्वभाव में शायद तेज ज्यादा था, कभी क्रोध आ जाता था, तो अभी इसके अंदर हमने देखा है कि अभी बहुत 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 शांति होती है। मतलब जो क्रोध है वो बदल के रूपांतर होके शांति हो गया, या जो क्रोध था बदल होकर रचनात्मक हो गया, क्या लगता है? और जैसे प्रेम तो एक हमें हमेशा लोगों के प्रति था, लेकिन प्रेम के साथ में आदर, ज्यादा आदर देना जी। स्वयं को दे अभिमान थोड़ा कम होना, वाह, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि नहीं तो हम समझते थे हम कर रहे हैं। ओके। अभी आज हम जान रहे हैं कि हमारे पास करवा रहा है, हम एक कर्ता के रूप में नहीं समझते हैं, मगर हमारे पास कोई करा रहा है, माध्यम है। ये बहुत अच्छी गहरी सोच है, ये आध्यात्मिक चिंतन है। इससे क्रोध कम होता है। कितनी अच्छी बात बताई कि किसी को भी क्रोध अगर कम करना है, प्यार जितना बढ़ेगा और कि करवाने वाला करवा रहा है तो नंबर जीत कि हम तो सेवा कर रहे हैं। ये संस्कार और स्वभाव तो हम जीवन में कई जन्मों के लेके आए हैं, तो ये बदलने में तो समय लगता है। एक मेडिकल डॉक्टर, आप जो विश्व स्तरीय डॉक्टर, अगर वो कहता है कि जन्मों के संस्कार, तो भारत का डॉक्टर कैसे कहता, तो बहुत गहरी बात है ये। आप इस चीज को इतनी गहराई से समझते हैं। भारत तो आध्यात्मिक गुरु था जी, विश्व गुरु था, लेकिन हम जो आज का
दुनिया का जो रिवाज पॉम्प, बाबा जैसे पॉम्प कहते हैं, बहुत क्या कहेंगे, रोशनी जैसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है, प्रोग्रेस ज़्यादा चमक जो है, आंखें बाहर की चुनका जाती एरोप्लेन, हैं। बड़ी गाड़ियाँ, बड़े शहर, बड़े महल, माल 50 मंजिल, 80 मंजिल, 100 मंजिल की जो मकान है, ये सबसे हम ज़्यादा इम्प्रेस होते थे। लेकिन जैसे जैसे अंदर जाना शुरुआत हुई तो पता चला कि जो जीवन में ज़रूरी है ये शांति है, सबसे प्रेम है, खुशी है। ये सबसे, ये जो मिलता है वो टेम्पररी है, और हमें जो चाहिए वो लंबे समय के लिए परमानेंट चाहिए। अब आप डबल डॉक्टर के रूप में हैं। हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक सबसे सुखी और स्वस्थ जीवन कैसा होता है तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि आप जो भी हैं, कोई भी प्रोफेशन में है, आध्यात्मिकता बहुत बहुत ज़रूरी है। स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना, और हमारे रोल, ये ड्रामा के अंदर जो रोल है उसको जानना, और सबके अंदर पॉजिटिविटी देखना, उनके अंदर क्या सकारात्मक चिंतन। जैसे ब्रह्मा कुमारी के बारे में मुझे 5 चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक तो उनकी सरलता, सिंप्लिसिटी, नम्रता, मधुरता, अंतर्मुखता, और उनके चेहरे पे हमेशा खुशी, हर्षित मुखता। तो मैं समझता हूँ ये सबके लिए ज़रूरी है जी। लेकिन ये है आध्यात्मिकता की वजह से, स्वयं को जानने की वजह से, परमात्मा को जानने की वजह से, और हमारे रोल को जानने की वजह से। डॉक्टर साहब, बहुत ही हमें अच्छा लगा कि आप जैसा एक महान किरदार बजाने वाला व्यक्तित्व, इतना सुंदर आपका जीवन, इतना सेवा भावी आपका जीवन, आपने हमारे बीच आकर अपने जीवन के अनुभव को, ज्ञान को साझा किया। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और आपके जीवन के लिए आप सदा स्वस्थ रहें, जिससे हजारों लाखों को अच्छा स्वास्थ्य मिलता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, आपने आज हमारे बीच में पधारे डॉक्टर अशोक मेहता जी, जो जाने माने विश्व और भारत के कैंसर सर्जन हैं। अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को उन्होंने हमसे साझा किया, और बताया कि किस तरह से आध्यात्मिकता जीवन को खिलाती है, आपको आपके सत्य स्वरूप से और ईश्वर से पहचान कराती है, और इन मूल्यों से आपका जीवन और खिलता है, और आपको सबसे ऊंचा, सबसे बेहतरीन सुख मिलता है। तो अपने जीवन को अध्यात्म के साथ खिलाते रहिए। जल्दी जल्दी अपनी जो स्वास्थ्य की जांच करवाते रहिए। हम मिलेंगे आपसे फिर से अगले एपिसोड में, आपसे बात करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक मुलाकात में। ओम शांति, धन्यवाद।